भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कई ऐसे महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपने विचारों और देशभक्ति से स्वतंत्रता की एक नई अलग जगाई। ऐसे ही एक महान विभूति थे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने अपने विचार, साहित्य और लेखन से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की बिगुल फूंक दी। सावरकर के क्रांतिकारी विचारों से डरकर गोरी हुकूमत ने उन पर न केवल बेइंतहा जुल्म ढाए, बल्कि उन्हें काला पानी भेजते हुए भी उन्हें 2 जन्मों के आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। लेकिन इन सब से बिना डरे सावरकर देश की आजादी के लिए भारतवासियों को एक करने में जुटे रहे। अपनी लेखनी और विचारों से उन्होंने देश में एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इन दिनों वीर सावरकर का नाम सुर्खियों में है। आज विशेष में हम बात करेंगे वीर सावरकर के जीवन की, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका की और समझेंगे सावरकर के विचारों की प्रासंगिकता को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। विनायक दामोदर सावरकर क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, वक्ता और राजनेता। वे स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर का खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिला कर रख दिया था। आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन पर। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। आधुनिक भारत के राजनीतिक विमर्श में जो नाम लगातार चर्चा में रहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर उनमें से एक हैं। स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म सुधार, सामाजिक विषमताओं और दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद और सकारात्मकवाद के अलावा मानववाद और सार्वभौमिकता, व्यावहारिकता और यथार्थवाद जैसे बिंदु शामिल हैं। देखिए, वीर सावरकर जी एक मध्यम परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन उनके परिवार की जो सबसे बड़ी विशेषता थी जिसे हम सबको जानना चाहिए, वो 3 भाई। सबसे छोटे भाई नारायण राव सावरकर जो डॉक्टर थे और संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के सहपाठी थे। उनके सबसे बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर, जिन्होंने बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम किया, और विनायक दामोदर सावरकर, तीनों ही स्वतंत्रता आंदोलन में और देश के राष्ट्रवाद के लिए पूरा समर्पण किया। 1883 में महाराष्ट्र में जन्मे स्वातंत्र्य वीर सावरकर बचपन से ही वो क्रांतिकारिता के प्रति उनका झुकाव था, रुझान था। इस देश को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराना चाहते थे। बचपन में ही जब वो अपने गांव में थे, बाल्यकाल में ही मित्र मेला जैसे संगठन का उन्होंने शुरुआत की। क्रांतिकारियों के अभिनव भारत से उनका नाम जुड़ा रहा। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ। इनके पिता दामोदर पंत सावरकर महज 9 साल के थे जब महामारी में उनकी माता राधाबाई का निधन हो गया। इसके 7 साल बाद उनके पिता दामोदर पंत सावरकर भी स्वर्ग सिधार गए। उनके बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का जिम्मा संभाला। 1901 में उन्होंने नासिक के शिवाजी हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1901 में उनकी शादी यमुना बाई के साथ हुई। इस दौरान तमाम परेशानियों के बावजूद उन्होंने आगे पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया।
पुणे के मशहूर फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक करने के बाद वो वकालत की पढ़ाई करने लंदन चले गए। पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव राजनीतिक गतिविधियों की तरफ हुआ। 1904 में सावरकर ने अभिनव भारत नाम से एक संगठन बनाया। 1905 में वो बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का हिस्सा रहे। इस दौरान कई पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख भी छपे। रूसी क्रांति का उनके जीवन पर गहरा असर हुआ। लंदन में उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1907 में इंडिया हाउस में आयोजित 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। वीर सावरकर, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी क्रांतिकारियों में से एक उनका नाम रहा है। वो क्रांतिकारी तो रहे ही, साथ ही अपने प्रखर विचारों के लिए एक बुद्धिजीवी के रूप में, एक चिंतक के रूप में, और यहाँ तक कि एक दार्शनिक के रूप में, क्योंकि भारतीय राजनीति पे उन्होंने विचारधारा के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से एक गहरा छाप छोड़ा है, और वो छाप आज तक हम उसके महसूस करते हैं। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम हटकरजन वाइली को गोली मार दी। इसके बाद सावरकर ने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा था। 13 मई 1910 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। 8 जुलाई 1990 को सावरकर ब्रिटिश गिरफ्त से भाग निकले। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। 7 अप्रैल 1911 को उन्हें काला पानी की सजा पर पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर जेल में रहे। इसके बाद अंग्रेज शासकों ने उनकी याचिका पर विचार करते हुए उन्हें रिहा कर दिया। सागर के किनारे जेल में बंद सावरकर चांद से बातें करते थे, चांद को लहना देते थे, उपालंब देते थे, संदेश देते थे। उस समय की उनकी अनेक कविताएं ऐसी हैं जो विश्व के इतिहास में, विश्व के साहित्य में अपना स्थान रखती है। उन कविताओं में उद्वेग भी है, आवेग भी है, संवेग भी है। 1959 में पुणे विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। नवंबर 1963 में उनकी धर्मपत्नी चल बसी। सितंबर 1965 में सावरकर को बीमारी ने घेर लिया। इसके बाद उन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास करने का फैसला लिया। सावरकर ने 26 फरवरी 1966 को सुबह 10 बजे अपना शरीर त्याग दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विनायक दामोदर सावरकर ने राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावरकर न केवल स्वाधीनता संग्राम के सिपाही थे, बल्कि महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, वक्ता और दूरदर्शी राजनेता भी थे। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में सावरकर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारतीय राष्ट्रवाद की अपनी नई परिभाषा गढ़ी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले विनायक दामोदर सावरकर न केवल क्रांतिकारी थे, बल्कि प्रखर राष्ट्रवाद के समर्थक भी थे। भारतीय राष्ट्रवाद को देखने का सावरकर का अपना नजरिया था। विनायक दामोदर सावरकर के मुताबिक सिर्फ जातीय संबंध या पहचान ही राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के लिए काफी नहीं है। सावरकर का मानना था कि किसी भी राष्ट्र या राष्ट्रवाद की पहचान के मुख्य रूप से 3 आधार होते हैं, जिनमें पहला भौगोलिक एकता, दूसरा जातीय गुण और तीसरी साझी संस्कृति। सावरकर के अनुसार साझी संस्कृति ऐसी हो जो एक भाषा के जरिए सबको जोड़कर रखे। इसके लिए सावरकर ने संस्कृत या हिंदी को अपनाने की बात कही। हालांकि उनकी साझी संस्कृति के लिए एक भाषा अपनाने की बात से कई लोग असहमत भी होते हैं।
जैसे हमने वेद में कहा कि ये हमारी मातृभूमि होती है, वो स्वर्ग से भी अधिक पवित्र है, स्वर्ग से भी अधिक इच्छित है, वो तो यह भोग भूमि नहीं है। अर्थात राजनीतिक राष्ट्रवाद जिसमें संविधान के अधिकारों के तहत आप अधिकारों को प्राप्त करते हैं, और एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसमें आप अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से और अपनी आने वाली पीढ़ियों से जुड़कर उस वैशिष्ट्य के साथ, देश के साथ एक भावनात्मक लगाव के साथ रहते हैं, तो आप उस स्थान को सिर्फ भोग की भूमि नहीं मानकर उसको पुण्य और कर्म भूमि मानते हैं। इससे उनका राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, और हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। बचपन से ही राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका मकसद अंग्रेजों से भारत को आजाद कराना था। जब देश आजाद हो गया तो 1952 में इसे भंग कर दिया गया। राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित सावरकर ने 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी का नारा दिया और पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के चलते सावरकर जहां द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, वहीं देश के विभाजन के विरोधी भी थे। सावरकर मानते थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग सांस्कृतिक कौम हैं, जिनकी अपनी अलग अलग जरूरतें हैं, लेकिन बतौर देश दोनों भारत के अभिन्न अंग हैं और इसलिए देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। सावरकर के जीवन की समग्रता ऐसे अनूठे गुणों से भरी हुई है। प्रखर राष्ट्रवाद, समझौता न करने वाला राष्ट्रवाद, जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पण कर देने वाला राष्ट्र प्रेम, मगर उसके साथ मूलगामी समाज सुधारक की भूमिका बैठक। कवि के बाद अगर सावरकर का कोई स्वरूप मुझे सबसे ज्यादा आकृष्ट करता है तो वो समाज सुधारक का रूप है। सावरकर ने राष्ट्रवाद को अधिक मजबूत बनाने के लिए वेदों को पढ़ने और उनका अनुसरण करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पुनरुत्थान की जरूरत है। अपने राष्ट्रवाद की अवधारणा में सावरकर मानते थे कि हिंदुत्व कोई शब्द नहीं है, बल्कि एक इतिहास है और राष्ट्रवाद को किसी एक धर्म से जोड़ना गलत है। उनका मानना था कि केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से ही हिंदुत्व को देखना न केवल हिंदुत्व के साथ गलत होगा, बल्कि राष्ट्रवाद के साथ भी धोखा है। सावरकर मानते थे कि राष्ट्रवाद के विकास और खुद को जागरूक करने के लिए संघर्ष करनी होती है, और ये संघर्ष किसी राष्ट्र या आक्रमणकारी से नहीं, बल्कि खुद से करनी होती है। भारत को तो एक राष्ट्र मानते ही थे, और एक प्राचीन राष्ट्र, और अखंड भारत की भी कल्पना साथ में आप इसको देख सकते हैं। एक प्राचीन राष्ट्र जिसमें संस्कृति, जो कल्चरल नेशनलिज्म, और साथ साथ इसका जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और इसका जो कल्चरल स्पैन है, आप यदि देख रहे हो उसका वास्टनेस, तो उस पूरे को वो एक राष्ट्र मानते थे, अखंड भारत बनाने की भी बात करते थे। और जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन का उन्होंने बहुत ही कड़ा विरोध किया था, भारत के विभाजन का विरोध किया था। राष्ट्रवाद की अपनी विचारधारा ज्यादा व्यापक बनाने के लिए सावरकर ने हिंदुओं में शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका मकसद हिंदुत्व का प्रचार प्रसार और राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ाना था। सावरकर ने अपनी राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ाने के लिए अनेक सामाजिक सुधार कार्यक्रम भी चलाए। उनके सामाजिक उत्थान कार्यक्रम न केवल हिंदुओं के लिए, बल्कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने और उसका प्रसार करने पर आधारित था। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने में सावरकर लगातार लगे रहे, चाहे वो वैचारिक स्तर पर हो या भाषण के तौर पर या लेखन के तौर पर।
राष्ट्रवाद की भावना से भरी विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तकें छपने और प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती थीं। सावरकर की राष्ट्रवादी कविता सिर्फ पुस्तकों का हिस्सा बनकर ही नहीं रही, बल्कि जेल की दीवारों पर भी लिखी गईं। जब सावरकर सेल्युलर जेल में कैद थे, तब उन्होंने अपनी कविताएं कोयले से जेल की दीवारों पर लिखीं, जो आज भी वहां मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। धर्म को लेकर सावरकर के विचार घोर हिंदूवादी नजर आते हैं, लेकिन कई जगह सावरकर खुद हिंदू मान्यताओं और रीतियों के खिलाफ खड़े दिखते हैं। हालांकि उनके लेख और विचारों को उस दौर की परिस्थितियों के नजरिए से देखा जाना भी जरूरी है। सावरकर को अलग अलग नजरिए से देखा जाना जरूरी है। वो हिंदू राष्ट्रवाद के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन अगले ही पल वो जाति व्यवस्था के विरोधी दिखते हैं। उन्होंने गौ पूजा को सिरे से नकार दिया और इसे अंधविश्वास करार दिया, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व शब्द भी रचा, जो धर्म की रीति से ज्यादा राजनीतिक परिभाषा दर्शाता है। वो सामाजिक और राजनीतिक साम्यवाद के समर्थक दिखते हैं, लेकिन हिंदू महासभा की स्थापना कर अपने इरादे जाहिर करते हैं। यही हिंदू सभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार भी चला लेती है। यानी हालात और जरूरत के हिसाब से सावरकर के विचार बदलते हैं। देखिए, सावरकर जी को ऐसे तो लोग एथिस्ट कहते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं को अपने भारतीय परंपरा में, जिसे कहते हैं निरीश्वरवाद, यानी कि भारतीय परंपरा में अपने आप को एथिस्ट कहा है, नास्तिक, लेकिन भारतीय निरीश्वरवादी। क्योंकि भारतीय परंपरा में हमारी अनेक ऐसी परंपरा हैं जो जहाँ पे कि देवी देवता को ना मानते हुए भी लोग हिंदू हैं, तो उस परंपरा के ये थे। लेकिन भारतीय दर्शन और भारत में जो बहुत सारी धार्मिक मान्यता हैं उसको मानने वाले थे, लेकिन साथ में एक रैशनलिस्ट भी थे, रैशनलिस्ट थिंकर थे। 1923 में सावरकर ने हिंदुत्व नाम से एक ग्रंथ लिखा। इससे धर्म को लेकर उनके विचार साफ लोगों तक पहुंचे। रत्नागिरी जेल में लिखी गई इस किताब में उन्होंने केवल हिंदू पहचान और हिंदुओं पर जोर दिया। हालांकि इसके बाद के संस्करणों में काफी बदलाव किए गए। उन्होंने इस किताब में माना कि हिंदू पौराणिक नहीं, बल्कि यूनानी, ईरानी और अरबों के साथ अस्तित्व में आया। लेकिन साथ ही लिखा ये शब्द तमाम व्याख्याओं से परे है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर वो हिंदुत्व को धर्म से अलग रखने की कोशिश भी करते हैं और इसे राजनीतिक दर्शन की तरह देखते हैं। सावरकर दृष्टा भी थे, समाज के शिल्पकार भी थे, विकृतियों से लड़ने वाले योद्धा भी थे, कुरीतियों का निर्मूलन करने के लिए कटिबद्ध समाज सुधारक भी थे। विज्ञान निष्ठा निबंध में विनायक दामोदर सावरकर के विचार मौजूदा मान्यताओं से बहुत हद तक अलग दिखते हैं। यहाँ सावरकर धार्मिक से ज्यादा तार्किक नजर आते हैं। सावरकर लिखते हैं, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गाय को मानना सामान्य बात है। गाय से लोगों को दूध और कई चीजें मिलती हैं जो हमारी जरूरत की होती हैं। कई परिवारों के लिए गाय परिवार का हिस्सा हो जाती है, तो ये हमारे लिए उपयोगी होती है। ये हमारी कृतज्ञता होती है कि गाय को ईश्वरीय बना दिया जाता है। सावरकर यही नहीं रुकते, वो आगे सलाह देते हैं कि अगर आप गाय का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं तो इसको भगवान बनाना छोड़ना होगा। ईश्वर सबसे ऊपर है, फिर इंसान आता है और इसके नीचे जानवर। गाय भी एक जानवर है जिसके पास मूर्ख मनुष्य से भी कम बुद्धि है। अगर हम गाय को ईश्वर माने तो ये इंसान का अपमान होगा। विनायक दामोदर सावरकर हिंदू धर्म में प्रचलित जाति भेद और छुआछूत के घोर विरोधी थे। मुंबई में सावरकर का बनवाया पतित पावन मंदिर इसका उदाहरण है। इसके अलावा सावरकर अपने लेख और भाषाओं में कई बार धर्म की कई रूढ़ियों और रीतियों का विरोध भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1857 को लेकर इतिहासकारों में कई मत रहे हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे म्यूटनी या सिपाही विद्रोह माना।
कुछ इसे किसान विद्रोह मानते थे, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिसने प्रमाणिक दस्तावेजों से इसे साबित किया कि यह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। विनायक दामोदर सावरकर ने 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी। इस किताब में उन्होंने पहली बार लिखा कि ये जन विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला संग्राम था। हिंदी में ये पुस्तक 1857 का स्वतंत्र समर के नाम से छपी। हालांकि ये प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दी गई, लेकिन ये किताब आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। 1947 में जाकर यह सार्वजनिक हो पाई। 38 सालों के दौरान गोपनीय तरीके से इसके कई संस्करण छपे और कई भाषाओं में लोगों तक पहुंचे। क्रांतिकारियों ने ही इसे छिपाकर लंदन से भारत पहुंचाया। एक दौर में क्रांतिकारी इसे गीता जैसा दर्जा देने लगे। 1857 में जो हमारे शहीदों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो संघर्ष किया, उसका अवमूल्यन किया जा रहा था। उसको सिपाही विद्रोह के नाम पर, म्यूटिनी के नाम पर, गदर के नाम पर, उसको एक सीमित दृष्टिकोण से देखकर एक उपेक्षित भाव उसके प्रति रखा जा रहा था। सावरकर जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को पहली बार एक सैद्धांतिक वैचारिक आधार प्रदान किया और उस स्वतंत्रता आंदोलन का वह पहली लड़ाई कहकर जो उन्होंने एक बड़ी भावभूमि दी स्वतंत्रता आंदोलन को, उसने आने वाली पीढ़ियों को और क्रांतिकारियों को या अहिंसा के रास्ते से लड़ने वालों को एक आत्मविश्वास का भाव दिया। और 1857 आगे के वर्षों में एक संदर्भ बिंदु बन गया। ये सावरकर जी की एक बहुत बड़ा योगदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में है। ये पुस्तक सावरकर ने महज 25 साल की उम्र में लंदन में पुस्तकालयों में अध्ययन और अनुसंधान करके लिखी, लेकिन इसके छपने से पहले ही उस पर भारत और इंग्लैंड में प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके लिए सावरकर ने व्यापक अध्ययन कर पूरी पृष्ठभूमि को समझा, तमाम जरूरी दस्तावेजों को भी जुटाया और साबित किया कि ये कोई सिपाही बगावत नहीं, बल्कि भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम था जिसमें सभी समुदायों की भागीदारी थी। भारतीय संदर्भ में इसे पहला ठोस और प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके पहले 1857 के बारे में अंग्रेजों का यही प्रचार था कि ये महज सिपाही विद्रोह था, उसे गदर कहकर प्रचारित किया गया। ये जो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन है, इसमें इसे जो पहले विद्रोह करके खारिज कर दिया गया था, म्यूटनी करके खारिज कर दिया गया था। अंग्रेज जो 1857 में आंदोलन हुआ था, उसको अंग्रेज उसको विद्रोह, अपने खिलाफ विद्रोह कहते हैं। जब विद्रोह का मतलब कि एक जो लेजिटिमेट अथॉरिटी है उसके खिलाफ एक लेजिटिमेट इललेजिटिमेट मतलब संघर्ष, विरोध करना, तो इसमें इन्होंने इसको दर्शाया है कि यह एक स्वतंत्रता आंदोलन था और ये इस स्वतंत्रता आंदोलन जो है ये भारत का एक जन जन का आंदोलन था। हालांकि सावरकर की ये पुस्तक मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी गई। सावरकर ने पहले ही भांप लिया था कि इसके छपते ही अंग्रेज जब्त कर लेंगे। तभी इसकी हस्तलिखित 3 प्रतियां तैयार कर एक प्रति उन्होंने भारत में छापने को अपने भाई बाबाराव सावरकर को भेज दी। दूसरी प्रति फ्रांस के भीकाजी कामा के पास और तीसरी प्रति अपने मित्र डॉक्टर कुटिन्हू के पास भेज दी थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद लाला हरदयाल और भीकाजी कामा के प्रयासों से छपा। इसे बाद में क्रांतिकारियों के बीच व्यापक रूप से बांटा गया। ये ग्रंथ बेहद लोकप्रिय हुआ और इसके अनगिनत संस्करण गोपनीय तरीके से छपे। सावरकर की ये किताब तमाम क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। इसी किताब की प्रेरणा से गदर पार्टी का जन्म हुआ। शहीद भगत सिंह को भी इस किताब ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने राजा राम शास्त्री की मदद से इसे छपवाया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर रास बिहारी बोस को भी इस पुस्तक ने बहुत प्रभावित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से इसका तमिल संस्करण भी छपा। विदेशों में इसके कई गुप्त संस्करण छपे। इस किताब ने काफी हलचल पैदा की।
आजादी के पहले और बाद में अंग्रेज अफसरों और इतिहासकारों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन पहले वीर सावरकर की किताब इनमें सबसे अलग है और इसमें वास्तविक तस्वीर पेश करने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों ने इस जन क्रांति के नायकों ही नहीं बल्कि उनसे सहानुभूति रखने वालों का दमन अत्यंत नृशंसता के साथ किया। उनके इश्तहार, अखबार, पत्राचार तथा अन्य दस्तावेज बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिए गए। भले ही 1857 और आजादी के करीब करीबन 90 साल का फासला रहा, लेकिन इसने बाद के आंदोलनों को एक नई ताकत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज की विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश